हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं राशा स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल पर। आशा आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए आया हूं, खास करके आपके लिए स्पेशली। क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं, इसका पूरा वन शॉट। हाँ बेटा, आप जैसे देख पा रहे होंगे कि वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, लेकिन ये बात जान लेना, वीडियो लंबी होगी लेकिन इस पूरी वीडियो में पूरे चैप्टर का एक एक टॉपिक होगा, बिना एक भी टॉपिक मिस किए। और साथ ही साथ में टॉपिक को हम लोग डीप में एकदम जानकारी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ये क्लास लेना होना, तो क्लास 11 केवल पढ़ करके अच्छे मार्क्स पाना ही नहीं होता है, नॉलेज गेन करनी होती है। तो हम आपको अब नॉलेज देंगे, दैट मीन्स आपको इस चैप्टर के बारे में जितना हो सकेगा उतने अच्छे से डीप में जाकर आपको हर एक चीज में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप हर एक डाउट, हर एक चीज, हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर कर सके। बड़े बात जान लेना, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, ये कभी खत्म नहीं हुआ। नंबर तो आपने क्लास 9 पास कर लिए, काम खत्म, लेकिन क्या ये नॉलेज बस यहीं तक होनी चाहिए? नहीं बेटा, ऐसे पढ़ो कि हमेशा आगे तक काम कराए, ये टारगेट होना चाहिए। और इसी टारगेट के साथ मैं आपके लिए लाया हूं आपकी किताब का, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो सबसे पहले यही टॉपिक क्वेश्चन आता है, क्या वाकई में हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? जैसे कहते हैं कि यार मुझे प्योर दूध चाहिए, हमारे प्योर दूध की चाय बनती है, तो क्या दूध हमारा शुद्ध होता है या नहीं होता है? ये शुद्ध पदार्थ एक्चुअल में होता क्या है? क्या जिसको हम शुद्ध बोलते हैं, क्या वो शुद्ध है? लाइक सपोज दैट मैं ये बोल दूं ये शुद्ध प्लास्टिक है, ये शुद्ध प्लास्टिक का ढक्कन है, तो क्या ये शुद्ध है कि नहीं है? या फिर मैं बोल दूं ये जो वाटर है ये शुद्ध है, तो क्या वाटर शुद्ध है या नहीं है, कि इसमें कुछ मिला है? इसी चीज को तो समझना है। अब एक बात, हम हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे, ताकि ये शुद्ध अशुद्ध पदार्थ, मिश्रण विश्रण क्या है, हर एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से जान पाए। ठीक, अब ध्यान देना। तो शुद्ध पदार्थ क्या बेटा? वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति को, मतलब शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें मौजूद सभी कण एक जैसे हो। लाइक अगर हम बात करते हैं इसी पानी की, इसी वाटर की बात करते हैं H2O में, तो H2O में अगर पानी के कण होंगे, वो जितना भी पानी होगा यहां से लेकर के यहां तक में, इसमें जितने भी होंगे वो किसके कण होंगे? H2O के। इसके अलावा इसमें और कोई कण नहीं होगा। अगर इसमें कोई और कण पाए गए H2O के अलावा, तो ये पानी कैसे हो जाएगा बेटा? अशुद्ध हो जाएगा। अगर केवल H2O पाया जा रहा है, फिर से सुन लो, अगर इस वाटर में केवल H2O के गुण हुए तो हमारा शुद्ध पदार्थ होगा। मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें केवल एक प्रकार के अणु हो, क्या हो? समान प्रकार के अणु हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। लेकिन उसमें कुछ और मिलावट पाई गई तब तो, जैसे चीनी है, चीनी में क्या होता है बेटा? अब C12H22O11, ये इसका फॉर्मूला होता है, और चीनी में हर एक कण में यही पाया जाएगा। चीनी के हर एक कण में यही पाया जा रहा है, इस वजह से चीनी क्या है? शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। यही कह रहा है, वो पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान प्रकृति के होते हो, तो वह वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। यानी शुद्ध पदार्थ की अगर बात कर देते हैं, वो केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर के बना होना चाहिए। अगर कोई पदार्थ एक प्रकार के कण से मिलकर के बना है, दैट मीन्स वो शुद्ध पदार्थ है। अब जैसे हम बात कर लेते हैं आइस की। आइस किससे बना हुआ बेटा? H2O ही है। यानी पूरे के पूरे आइस में क्या पाया जाएगा? आइस में क्या पाया जाएगा? H2O ही तो पाया जाएगा। उसका हर एक कण किससे मिलकर बना होगा? H2O से। जाहिर सी बात, यानी हमारा जो जल होगा या आइस है, वो क्या होगा बेटा? शुद्ध पदार्थ होता है। तो क्या दूध हमारा शुद्ध पदार्थ है? अरे कैसे शुद्ध पदार्थ होगा दूध? दूध में हमारा फैट भी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जा रहा है, प्रोटीन पाया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, सबकी अलग अलग हैं, कई सारी चीजें पाई जा रहे हैं, पानी भी पाया जा रहा है, H2O भी पाया जा रहा है। इस वजह से जो दूध होता है वो कभी शुद्ध नहीं होता है। हाँ, हम बोलते हैं कि प्योर दूध चाहिए, मतलब प्योर हमारे लिए वो है कि जैसे भैंस से दूध निकला है वैसे मिल जाए, उसमें एक्स्ट्रा पानी ना मिलाया जाए, वो हमारे लिए शुद्ध पदार्थ होता है। लेकिन एक्चुअल में साइंस के अकॉर्डिंग दूध शुद्ध पदार्थ नहीं है, उसमें तमाम प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। इस बात को एकदम से ध्यान देना। आ गया।
तो शुद्ध पदार्थ है क्या? पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ हमारे दो प्रकार के में बांट दिया जाता है। एक होता है हमारा शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है हमारा मिश्रण। क्या होता है? हमने पदार्थ को दो भागों में बांट दिया, एक है भैया हमारा शुद्ध पदार्थ, एक होता है हमारा मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है तत्व, एक होता है हमारा यौगिक। अभी हम पहले तत्व और यौगिक को भी देखेंगे, फिर उसके बाद समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। बेटा ये क्या है? हमारे मिश्रण के प्रकार हैं, समांगी और विषमांगी। यानी एक तरफ से हम शुद्ध पदार्थ भी पढ़ेंगे, ये तो हमारा शुद्ध पदार्थ हो गया, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं अशुद्ध पदार्थ है। ये हमारे सब क्या कहलाएंगे बेटा? ये सब के सब हमारे कैसे बेटा? सब के सब अशुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, ये हमारे मिश्रण जो होते हैं ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं, चाहे समांगी हो या फिर विषमांगी, क्योंकि इसमें कोई ना कोई चीज मिली होती है। लेकिन जो तत्व होते हैं और यौगिक ये बेटा हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। आइए अब इसका हम परीक्षण भी करते हैं, कैसे हम जानेंगे कि हमारा ये शुद्ध पदार्थ होता है। अब जैसे तत्वों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं, हम तत्व पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हमारा पहला आता है धातु, अधातु और उपधातु। अब आपने आवर्त सारणी देखी होगी ना, जिसमें हमारे 118 तत्व होते हैं, ऐसे कुछ होती है, इसमें हमारे कई सारे तत्व लिखे रहते हैं ऐसे ऐसे पूरे करके, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, सब दुनिया भर के। तो ये सब क्या बेटा हमारे तत्व होते हैं, और तत्व हमारे शुद्ध हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? तत्व हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं, चाहे वो धातु हो, चाहे अधातु हो, या फिर हमारे उपधातु हो। अच्छा, सिंपल से बात जान लो, जैसे ये है हमारे पास ऑक्सीजन। अरे ये तो हमारे एक ऑक्सीजन का एक अणु है, लेकिन हम बात करते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से अगर हम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का सिलेंडर है, कह रहे हैं इसमें ऑक्सीजन गैस पाई जा रही है, अगर उसमें ऑक्सीजन गैस है तो क्या कुछ और होगा? नहीं होगा ना, केवल ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सीजन शुद्ध पदार्थ है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कुछ और क्या पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, तो नाइट्रोजन क्या होगा? शुद्ध पदार्थ है। यानी एक तरफ से अगर हम बात करते हैं धातु, एफी आयरन है, आयरन क्या होगा? हमारा शुद्ध पदार्थ है। एयू सोना, सोना क्या हमारा शुद्ध पदार्थ है। क्या अगर हमने सोने में कुछ और मिला दिया तो वो अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर प्योर सोना है, क्या है? अगर प्योर सोना है तो सोना क्या होगा बेटा हमारा? यानी एक तरफ से जान लो कि जितने भी हमारे धातु होते हैं, जितने हमारे अधातु होते हैं, जितने हमारे उपधातु हैं, ये सब के सब शुद्ध पदार्थ हैं, क्योंकि इसमें कोई अन्य चीज पाई नहीं जाती। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्या इसमें कुछ और पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है। अब धातु होते कैसे बेटा? धातु बेटा हमारे कैसे होते हैं बेटा? ये चमकीले होते हैं। भाई जाहिर सी बात है, धातु कैसा रहता है बेटा? चमकता रहता है। सोना हम लोग क्यों खरीदते? चमकता, उसकी चमक की वजह से खरीदते हैं हम लोग। आ गया। ये ताप और विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? ताप और विद्युत को संचालित किया जा सकता है, ताप और विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजा जा सकता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर लोहे की ये रॉड है, यहाँ पे करंट टच कराओगे तो यहाँ भी करंट मारेगा, लोहे को यहाँ पे गर्म करोगे तो कुछ समय बाद यहाँ तक गर्म हो जाता है। तो क्या होता है बेटा? ये जो ताप होता है और विद्युत है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाता है। आगे आओ, क्या कर रहा है? धातुएं अघातवर्ध और तन्य होती हैं। अघातवर्ध मतलब कि इसको पीट पीट के चादर बनाया जा सकता है। अब इतना तो पता ही है ना, घर में सीट लगाए होगे, जैसे टीम की सीट लगा देते, तो कैसे हुआ? वो धातु के अघातवर्ध गुण के वजह से, धातु में जो अघातवर्ध गुण पाया जाता है, जिसके वजह से हम उसको पीट पीट के चादर बना सकते हैं। साथ में खींच के तार जैसा लंबा भी कर सकते हैं। तो अगर खींच के तार जैसा लंबा करते हैं तो हम बोलते हैं तन्य। क्या कहते हैं बेटा? तन्य, कि धातु को खींच करके हम लंबा कर सकते हैं और अघातवर्ध में पीट पीट के चादर बना सकते हैं। अगला पॉइंट है, ये ध्वनिक होते हैं। अब पीटो इनको, आवाज टन टन, लोहे को एक दूसरे चीज से लोहे से टन, तो ये कैसे मतलब ध्वनिक होते हैं? प्रतिध्वनि पूर्ण, मतलब इनके द्वारा प्रतिध्वनि भी ज्यादा उत्पन्न होती है। सिंपल में जान लो कि ये ध्वनिक होते हैं, पीटते हैं तो इनसे आवाज उत्पन्न होती है। अब आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये सब हमारी क्या बेटा? धातु है। अधातु गुण, ये चमकीली नहीं होते। हमारा कार्बन है, सल्फर है, रेड फास्फोरस है, कार्बन हीरे को छोड़ करके, तो ये क्या बेटा? चमकीली नहीं होती हैं। ये ताप और विद्युत के सुचालक नहीं होते, मतलब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, ग्रेफाइट को छोड़ करके।
ये धातुएं अघातवर्त और तन नहीं होती, मतलब इनको पीट करके लंबा, अब कोई भी हमारे पास है, हम इनको पीट करके लंबा नहीं कर सकते, हम इनको पीट करके चादर नहीं बना सकते, इनकी तार नहीं बना सकते। अब कार्बन की तुम तार बनाओगे, नहीं बनेगा। क्या सल्फर या रेड फास्फोरस तार बनाओगे, नहीं बनेगा। तो यानी हमारे पास जितनी अधातुएं होती हैं उनसे तार नहीं बनाई जा सकती, चादर नहीं बनाई जा सकती। केवल किसकी, धातु की चादर बना सकते हैं। मिश्र धातु भी हम लोग सब पढ़ेंगे, मिश्र धातु भी क्या होता है, सब चीजें यहाँ पर, परेशान ना हो। ये ध्वनि होती हैं थोड़ी बहुत, बट इस तरह से एक तरह से नहीं मानी। कार्बन को पीटने से आवाज नहीं होगा, सल्फर को पीटने से आवाज नहीं होगा। तो अधातु क्या होते हैं बेटा, हमारे ध्वनिक नहीं होते हैं। अब आता है बेटा उपधातु और यौगिक। ये उपधातु और यौगिक क्या होते हैं बेटा, कह कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। मतलब कुछ ऐसे होते तत्व होते हैं, कुछ ऐसे तत्व जो धातु के गुण भी रखें, अधातु के गुण भी रखें। जैसे धातु को पीट के चादर बनाया जा सकता है, इसको नहीं बनाया जा सकता। लेकिन कोई ऐसा तत्व हो जिसको चादर भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो टूट भी जाते हैं, मतलब दोनों गुण पाए जाते हो। तो जैसे हमारा बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, ये क्या हमारे उपधातु होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाए। उपधातु क्या बेटा, जिसमें धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं बेटा, उपधातु कहते हैं। अब आता है बेटा यौगिक। ये यौगिक क्या होता है, क्योंकि हमारे देखो धातु, अधातु, उपधातु और यौगिक, यही सब क्या है बेटा, हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं। यही सब हमारे क्या होते हैं बेटा, शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से, मतलब क्या हो रहा है, अगर हमारे पास कोई दो तत्व हैं, जैसे भैया दो या दो से अधिक तत्वों के में से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इतने ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन को मिलाकर के हमारा क्या बनता है, 2H2O क्या बनता है। यानी इसने कहा कि दो या दो से अधिक तत्वों, ये एक तत्व हो गया, ये दूसरा, दो तत्वों से मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बने पदार्थ को रासायनिक यौगिक कहते हैं या यौगिक कहते हैं। यहाँ पे देखो, एक हमने निश्चित अनुपात लिया, अगर इससे हम कम अनुपात लेंगे तो कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी जल का अणु निर्माण नहीं होगा। यानी एक निश्चित अनुपात होना आवश्यक है। अगर हमें H2O चाहिए तो हमें 2H2 और O2 ही चाहिए। अगर हम 2O2 कर दें और यहाँ पे H2 बस कर दें तो सोचे हमारा जल का निर्माण हो जाए, तो नहीं होगा। तो कह रहा है एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा यौगिक का निर्माण किया जाता है। यह जल है, नमक है, चीनी है, अल्कोहल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब क्या बेटा हमारे यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी हो, साथ में वो जो बनी हो ना, तो कैसे बनी हो, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। अब जैसे हमारा नमक बनता है, चीनी बनता है, अल्कोहल बनता है, तो इनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ऐसा आसान नहीं, एक निश्चित अनुपात में सब कार्बन होता है, इसमें हाइड्रोजन, जो कुछ भी पाया जाता है वो एक निश्चित अनुपात में पाया जाता है और उसी की मेल से बनता है। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे हम दो या दो से चीजें मिला तो रही हैं, लेकिन बेटा यहाँ पे तत्वों को ही मिलाया जा रहा है। अब जब तत्वों से मिलाया गया तो हमारा एक यौगिक बना है। क्या बना है, एक यौगिक। यौगिक जो होता है बेटा, यौगिक हमारे क्या होते हैं, तत्वों से मिलकर के बने होते हैं, और जो कि वो शुद्ध पदार्थ होता है। इस वजह से ये हमारा जो एक अणु बनता है, इसको हम साइंस की भाषा में क्या कहेंगे बेटा, एक ये अणु ही है, जल का एक अणु है, जिसे हम यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। और ये क्या होता है बेटा हमारा, ये हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है बेटा, हमारा शुद्ध पदार्थ होता है। जितने भी यौगिक होंगे हमारे सबके सब शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो तत्व और यौगिक में डिफरेंस क्या होता है बेटा, कह रहा तत्व क्या होते हैं, तत्व वह पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अब तत्वों को, Fe को या फिर ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को, क्या तुम इसको तोड़ के कुछ और बना सकते हो, क्या इसको विभाजित कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लेकिन यौगिक को रासायनिक विधियों के द्वारा दो या दो से अधिक गुणों वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे हमारा H2O है, इस H2O को हम क्या कर सकते हैं, O2 प्लस 2H2 में विभक्त कर सकते हैं। यानी यौगिकों को तोड़ा जा सकता है। क्या है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जो तत्व था एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अब यहाँ पे यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। यहाँ पे जैसे हमारा H2O है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हमारा ग्लूकोज की बात कर देते हैं, ये चीनी की बात करें, C12H22O11,
तो बेटा आप देख पा रहे हो कि जो चीनी बना है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है। तो वही कह रहा है कि यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। आगे देखो, तत्व सिर्फ एक ही प्रकार का पदार्थ का बना होता है। तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है। तत्व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक ही प्रकार का पदार्थ बना हुआ है। यौगिक 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे देख सकती हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 हो गए। यानी इसी प्रकार जो यौगिक होते हैं 2 या 2 से अधिक विभिन्न पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं। जो इनके जो गुण होते हैं, अब देखो ये भी कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब हमारे क्या हैं? तत्व हैं। लेकिन जब ये हमारा जल बन जाता है तो जल से इनके गुण भिन्न हो जाते हैं। कार्बन हमारा अलग काम है, हाइड्रोजन अलग काम है, लेकिन जब ये दोनों मिलकर के तैयार होते हैं तो ये इसके गुण बदल जाते हैं। तो वही कह रहा है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होते हैं। मतलब कि जो यौगिक गुण होते हैं वो तत्वों से अलग होते हैं, तत्वों के गुण यौगिक से अलग होते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, दोनों गुण अलग अलग होते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। जाहिर सी बात है, तत्व का जो सूक्ष्मतम कण है वो क्या? परमाणु है। और यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है बेटा? अणु कहलाता है। वैसे हमारा H2O क्या हमारा अणु है। तो तत्व का जो सबसे यौगिक का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होगा वो क्या होगा? हमारा अणु होगा। और जो तत्व का सबसे सूक्ष्म कण होगा वो उसका परमाणु होगा। ये सबसे सूक्ष्मतम कण होता है तत्व का। अब इससे ज़्यादा छोटा इसको हम नहीं कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में डिवाइड करना वो अलग चीज़ है, बट ये हमारा सबसे छोटा तत्व माना जाता है, सबसे छोटा कण कहलाता है परमाणु। अब आता है बेटा मिश्रण और यौगिक। मिश्रण और यौगिक क्या बेटा डिफरेंस है? अभी हम इसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि पहले तो हम मिश्रण भी पढ़ेंगे, एक बार इसको पहले देख लो। मिश्रण और यौगिक दोनों को हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मिश्रण को तो पढ़ेंगे। तो कह रहा है मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस क्या है? कह रहा है तत्व और यौगिक मिल करके मिश्रण का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं? तत्व जो हमारा हाइड्रोजन कार्बन है और यौगिक जो हमारा H2O है, ये सब मिल करके किसका निर्माण करते हैं? मिश्रण का। यानी तत्व या यौगिक मिल करके, जैसे H2O में हमने क्या मिला दिया? चीनी मिला दी, C12H22O11। हमने क्या किया? तत्व यौगिक मिश्रण का निर्माण कैसे होगा? तत्व या यौगिक को मिलाने से। अगर हमने क्या किया? 2 या 2 से अधिक यौगिक को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्रण। लेकिन जो यौगिक है तत्व क्रिया करके नए यौगिक बनाते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, क्रिया करके क्या बनाए थे? H2O बनाए थे ना। तो वही कर रहा है, इसमें तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है। और यहाँ पर यौगिक मिल करके 2 यौगिक, ये 2 या 3 यौगिक मिल करके मिश्रण का निर्माण करते हैं। यह नया पदार्थ नहीं होता है। जो यौगिक होता है एक नया पदार्थ नहीं होता है, यौगिक नया पदार्थ होता है। ये नया पदार्थ कैसे होगा भाई? हमने ऑलरेडी 2 चीज़ों को मिला के बनाया है। इसमें भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। भाई चीनी और पानी को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं? बहुत आसान तरीके से। उबाल दो, पानी उड़ गया, चीनी बच जाएगी। लेकिन सिर्फ रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग किया जा सकता है। यानी अगर हम H2O को अलग करना चाहते हैं तो इतना आसान थोड़ी से, हाँ हाइड्रोजन को छान लिए तो अलग हो गया, नहीं। इसके लिए एक रासायनिक प्रक्रिया होगी। उस रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही हम लोग H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा क्या कर रहा है, इसमें उपस्थित संगठक अपने अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये अलग दिखाएगा रोल और ये अपना गुण अलग दिखाएगा। लेकिन इसमें जो उपस्थित होगा वो संगठक होगा वो पूरी तरह से भिन्न होते हैं। मतलब कि अब ये इनके गुण अलग थे, लेकिन यहाँ पे इसके गुण अलग हो। ये गैस था, ये भी गैस था, लेकिन अब ये क्या बन गए हैं? लिक्विड बन गए। तो ये एकदम से भिन्न हो जाते हैं। इसके संगठक का नियत अनुपात नहीं होता है। हम जितना चाहें मान लीजिए चीनी पानी में मिला दें, कोई अनुपात नहीं, मिला डालो। लेकिन इसके संगठक का एक निश्चित अनुपात होता है कि जैसे हमें 2H2 ही मिला सकते हैं और O2, इतना ही मिलाएंगे तभी जाके हमारा इस जल के अणु का निर्माण होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वही कह रहा है इसके संगठनों का एक नियत अनुपात होता है। अगर नियत अनुपात नहीं होगा तो अणु का निर्माण या एक तरफ से यौगिक का निर्माण नहीं होगा। और भैया मिश्रण में क्या है? हम चाहे जितना चाहे चीनी पानी में मिला डालें, बात बराबर है। वो तो हमारी इच्छा हुई, हमारी इच्छा काम आएगी। आगे देखो बेटा, अब बात करते हैं तो मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण होता क्या है एक्चुअल में?
तो बेटा मिश्रण वो पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है। इसके अवयव को सरल यांत्रिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे जल में चीनी, रक्त, वायु, बालू आदि का मिश्रण। मतलब हम क्या है, मिश्रण क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों, जो हमने अभी पढ़ा तत्व जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, इनको, या फिर हमने क्या किया, दो या दो से अधिक यौगिक को मिला करके पानी, और हमने क्या किया, पानी और नमक को मिला दिया, पानी या चीनी को मिला दिया। तो मिश्रण क्या बेटा, कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में, मतलब यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं है, कोई अनुपात नहीं, तुम जितना मन हो उतना चीनी डाल दो पानी में, जितना मन हो उतना नमक बना डाल दो पानी में, कोई दिक्कत नहीं। तो कहा किसी भी अनुपात में मिला देने से इसके अवयवों का एक सरल या, और एक बात, मिश्रण हमें प्राप्त होता है, और एक बात, इसको हम लोग यांत्रिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे चीनी पानी को हमने मिलाया है, तो चीनी पानी को मिलाने में क्या ही दिक्कत है, हमने क्या किया, चीनी और पानी के लिए पानी गर्म करना शुरू कर दिया, कुछ देर बाद पानी उबल के गैस बन जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा और हमको चीनी मिल जाएगी। हमने वाष्पीकरण का पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। तो क्या हुआ, हम वहां से यानी यांत्रिक विधियों के द्वारा या अन्य तरीके भी होते हैं जिनके द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं। ये सबसे आसान विधि है, इसके द्वारा हम चीनी को पानी से अलग कर सकते हैं। आ गया। अब आता है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण हमारे दो प्रकार के, कौन कौन से, समांगी मिश्रण और हमारा विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है बेटा, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो, समांगी मिश्रण कहलाता है, तथा मिश्रण में उपस्थित अवयव समान प्रवस्था में हो और पूरे मिश्रण में इनका संगठन समान हो। जैसे क्या होता है कि सिंपल बात है, वो ऐसा मिश्रण जिसमें हम पदार्थ की कणों को अलग अलग न देख सकें। हमने क्या चीनी और पानी को मिला देते हैं, तो क्या चीनी पानी को अलग अलग देख सकते हैं, क्या उनके अवयव को अलग अलग देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो ऐसा मिश्रण हमारा क्या कहलाएगा बेटा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। नींबू और पानी मिला दो, नींबू और पानी मिला दो, तो ये मिश्रण भी हमारा क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा, क्योंकि इसमें हम नींबू पानी को अलग अलग देख नहीं सकते हैं। तो नमक और जल का घोल, अगर हम इनको मिला देते हैं, नमक और पानी को मिला दो, इनको मिलाने से जो भी हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, समांगी मिश्रण, क्योंकि नमक और पानी को हम लोग अलग अलग देख नहीं सकते। भाई अब ये मगर सर मेरे पास सूक्ष्मदर्शी हम लगा के देख रहे, बेटा देख लेना, वो ना दिखाई देगा। हाँ, हालांकि हम लिए हो गया। तो कह रहा ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो। अब जैसे नींबू को मिलाएंगे तो नींबू इतने में थोड़ी रुका रहेगा, पूरे में पूरा मिल जाएगा, ऐसा थोड़ी, वही करा है, समान रूप से पूरे में उपस्थित हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। बस बात खत्म, सिंपल में। अब जैसे जूस है, जूस में तुमने चीनी मिलाया, ये तो कितना प्यारा प्यारा जूस है, मन कर रहा है कसम से अभी लेके पी लें, लेकिन नहीं पी सकते। मैं उसको ना पीऊँगा यार, फल वाला, ये वाला पीऊँगा, इसको भी नहीं, ये वाले दोनों। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर इसमें जो भी चीनी पानी जो कुछ मिलाया गया वो बराबर मात्रा में मिलाया गया है, जिसको हम अलग अलग देख नहीं सकते। अच्छा एक बात है, अब बात कर देते हैं हम लोग समांगी मिश्रण की। ये समांगी मिश्रण क्या, सिंपल सा चीनी पानी के घोल तक खत्म हो गया? नहीं बेटा, मैंने क्या कहा था कि हम इस चैप्टर को एकदम से डीप में पढ़ेंगे। डीप में इन द सेंस कि हर एक चीज को बारीकी से जानेंगे। अब आओ, जो समांगी मिश्रण होता है बेटा, जब हम द्रव को द्रव में मिलाते हैं, जैसे नींबू और पानी को मिला दें, पानी में एल्कोहल को मिला दें, तो ये हमारा कैसा बेटा, ये भी हमारा क्या है, ये समांगी मिश्रण के प्रकार है। तो द्रव को द्रव में मिलाने से, पानी को शराब में मिलाने से, एल्कोहल, प्लान तो नहीं बेटा पीने का, सोचना भी नहीं बेटा, बहुत मार खाओगे। ओके, सिंपल बातों में गोली मार दी जाएगी। आ गया डीजल पेट्रोल का मिश्रण, अगर इनको मिला देते हैं, अगर भैया लिक्विड में लिक्विड मिला हुआ है, द्रव में द्रव मिला हुआ है, तो ऐसा मिश्रण भी हमारा क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। ठोस में ठोस को मिला दें, जिससे हम खासकर क्या कहते हैं बेटा, मिश्र धातु। क्या कहते हैं बेटा, मिश्र धातु। जैसे पीतल है, जो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। स्टील, जो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है, लोहा और कार्बन को मिलाने का जो तैयार होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, स्टील होता है। तो स्टील भी हमारा क्या बेटा, मिश्र धातु होता है। पीतल, ये भी हमारा मिश्र धातु है, क्योंकि इसमें हमने तांबा और जस्ता दोनों बेटा ठोस होते हैं, तांबा भी ठोस होता है, जस्ता भी ठोस होता है। अब दोनों के मिलाने से जो मिला हमारा वो क्या है, ठोस होता है। तो यानी जो मिश्र धातु होता है ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है।
ये भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। अभी मैं इसको समांगी मिश्रण है ना, अभी हम लोग जब विलयन पढ़ेंगे ना तब पर भी ये आएगा, हमें बताऊंगा वहां पे विलयन के अकॉर्डिंग क्या इसमें आता है। तो अभी जानोगे जब ठोस को ठोस में मिलाते हैं तो हमारा क्या तैयार होता है बेटा, मिश्र धातु तैयार होता है। क्या बेटा तैयार होता है, मिश्र धातु तैयार होता है। अच्छा, गैस में गैस मिला दो, जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन मिला दो, ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड मिला लो, कार्बन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन मिला दो, मीथेन मिला दो। क्या हो रहा है यहाँ पे, गैस में गैस को मिलाया जा रहा है। क्या है, गैस में अगर हम गैस को मिलाते हैं तो ऐसा मिश्रण भी हमारा क्या कहलाता है बेटा, समांगी मिश्रण कहलाता है। अच्छा, गैस में द्रव को मिला दो, जैसे ऑक्सीजन युक्त पानी। क्या है, अब ऑक्सीजन युक्त पानी मतलब कि सिंपल समझ लो कि हमारे पास जो पानी था उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन के और कण आ जाए, तो ऐसा मिश्रण भी हमारा क्या कहलाएगा बेटा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। बेटा ये जो चीजें आपके बुक में नहीं है बट मैं सोचा आपको एक बार बता देता हूं। अब ये बात, ठोस में द्रव, नमक में चीनी का घोल, ये भी अगर मिला देते हैं ये भी मिश्रण हमारा क्या कहलाएगा बेटा, समांगी मिश्रण कहलाता है। अब आता है बेटा हमारा प्यारा सा विषमांगी मिश्रण। ये क्या होता है, विषमांगी, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित न हो, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी संरचना समान रूप से नहीं होती। अब जैसे हम क्या करें, ऐसा मिश्रण जिसमें दो चीज को मिलाएं लेकिन बराबर से हर जगह एक जैसा ना हो। अब चीनी पानी को मिलाओगे तो चीनी जब शरबत पीते हो तो स्टार्टिंग में भी मीठा रहता है, लास्ट में मीठा रहता है। कैसे, कभी ऐसा होता कि पहले मीठा लगा, बीच में फीका लगा, फिर मीठा लगा, फिर फीका लगा, नहीं। हम पीते हैं तो यानी पूरा में यानी हर जगह चीनी मिल चुकी है पानी में, वहाँ पे समान हर जगह चीनी पाई जा रही है। बट यहाँ पे विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में एक जैसा नहीं होता। अब जैसे सिंपल में क्या हो कि लोहे के बुरादे को पान बालू में मिला दो। हमने क्या किया, लोहे का बुरादा था, ऐसे ऐसे छोटे 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 कण थे लोहे के, और हमने क्या कर दिया, उसको बालू में मिला दिया। तो क्या जरूरी है क्या कि लोहे का कण एक लोहे के कण एक बालू का कण, एक लोहे का कण एक बालू का कण ऐसे नहीं मिलेगा। सब कुछ कहीं लोहा कण ज्यादा होगा, कहीं बालू ज्यादा होगी, कहीं बालू ज्यादा होगा, कहीं लोहे कण ज्यादा होगा। तो ये समान रूप से एक जैसे मिश्रण इसका तैयार नहीं होगा। इस वजह से हम क्या कहते हैं बेटा, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण को अवयवों की बनावट और अवयवों के आकार के अनुसार निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया। क्या कहा, उनकी बनावट और उनके आकार के अकॉर्डिंग तीन भागों में बांटा गया है। कैसा, पहला विलियन। अब आ जाओ, विलियन, कोलाइडल, दुनिया भर की चीज अभी बताते हैं। अब आता है विलियन कहते किसे हैं। कह रहा है विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से में समान रूप से वितरित होता है। मिश्रण क्या होता है, विलयन, जब हम क्या करें, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में घोल दें। क्या करें, मिश्रण वो पदार्थ है, एक तरह सिंपल में एक और डिफिनेशन होती है, जब हम विलेय को विलायक में घोल देते हैं तो जो हमें तैयार होता है उसे हम विलयन कहते हैं। क्या करें, विलेय पदार्थ को विलयन में घोल देते हैं, अरे विलायक में, तो जो तैयार होता है हम उसे विलयन कहते हैं। बट इसको ध्यान दो, क्या विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण है, जिसे एक तरह से एक समान मिश्रण जगह कह सकते हो, एक समांगी मिश्रण होता है। ये क्या है, जो विलयन होता है बेटा वो हमारा एक समांगी मिश्रण ही होता है। इस बात का ध्यान देना। क्या है, विलयन हमारा एक प्रकार का एक समांगी मिश्रण होता है। अब आओ, इसमें क्या होता है कि एक पदार्थ जिसे हम विलेय कहते हैं, विलेय खास करके हमारा ठोस होता है, ठीक है, अभी हम और अच्छे से देखेंगे, जिसमें क्या करते हैं, विलेय को हम विलायक में घोल देते हैं, तो जिससे जब घोलते हैं तो जो तैयार होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, विलयन। जैसे ये मोहतरमा जी हैं, हमने चीनी लिया, चीनी को पानी में घोल दिया, घोल देकर हम सोचे हम पियेंगे, ये मोहतरमा जी आए, कहीं सुनिए जी हमको दे दी, बहुत प्यास लगी है। अब हम क्या ही बोले, मोहतरमा जी मांग रही, तो हम कहे भैया तुम ले लो। अदरवाइज देखो हमने क्या किया, चीनी को पानी में मिलाया, चीनी को पानी मिलाया तो चीनी क्या है, पानी में मिल गई, तो चीनी क्या बेटा हमारा विलेय है। क्या बेटा, विलेय है। और जो ये पानी है जिसमें हम घोल रहे हैं उसे हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विलायक। जिसमें हम घोलते हैं उसे विलायक कहते हैं, जिससे घोलते हैं उसे हम लोग विलेय कहते हैं। यानी विलयन के दो घटक, एक हमारा विलेय पदार्थ होता है, एक हमारा विलायक होता है। अब विलेय पदार्थ क्या होते हैं बेटा, इसको ध्यान दो, ध्यान दो अब इसको अच्छे से। विलायक क्या होता है, यह विलयन का मुख्य घटक होता है जो आमतौर पर अधिक मात्रा में होता है। यह माध्यम जिसमें हम अन्य पदार्थ घुलते हैं, मतलब विलायक वो होता है, पहली बात तो ये ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा। यानी जैसे हमारा ये प्यारा सा पानी, ये क्या बेटा हमारा प्यारा सा पानी, ये अधिकतर देखो जब शरबत बनाते हो तो चीनी ज्यादा होता है पानी है,
ऑफ कोर्स यार, पानी ही, और क्या। चीनी ज्यादा ले लोगे तो सीरा बन जाएगा, पता चला चीनी घुल ही नहीं रही है। आ गया। तो कह रहा है विलायक क्या बेटा, यह विलयन का सबसे मुख्य घटक होता है, और इसी विलायक उसे कहते हैं जिसमें हम विलेय पदार्थों को घोलते हैं। क्या कर रहा है, यह विलयन का मुख्य घटक होता है जो आमतौर पर अधिक मात्रा में होता है। यह वह माध्यम होता है जिसमें हम अन्य पदार्थों को घोलते हैं। अच्छा, विशेषता क्या होती है बेटा, ये आमतौर पर द्रव अवस्था में होता है, लेकिन ठोस और गैस में भी हो सकता है। मोस्टली क्या होता है बेटा, द्रव में, लेकिन कभी कभी ठोस और गैस भी हो सकता है। विलेय को घोलने की क्षमता रखता है, मतलब इसकी जो विशेषता है विलायक की, ये विलेय पदार्थों को अपने अंदर घोल लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है। आगे जैसे पानी, पानी सबसे सामान्य विलायक है। एल्कोहल, बेंजीन, ये सब भी हमारे विलायक होते हैं, लेकिन जो पानी होता है ये सबसे सामान्य विलायक होता है, जो आसानी से आपको मौजूद मिल जाता है कहीं पर भी। पानी हर जगह यार, अब खराब पानी, गंदा पानी बात नहीं करो, बट पानी आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा देखने को। तो जो पानी होता है, जो जल होता है, ये सबसे सामान्य विलायक होता है। ये आप देख सकते हो, ये हमारे सब क्या है, विलायक। अब आता है विलेय। यह वह पदार्थ होता है जो विलायक में घुलता है, मतलब पानी में घुलता है, और ये आमतौर पे कम मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है कि विलेय होता है, ये वह पदार्थ है जो विलायक में घुलता है, इसी को ही विलायक में घोला जाता है। ठीक है। विशेषता क्या बेटा, यह द्रव, ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। विलायक में समान रूप से वितरित होता है। अगर हम विलेय पदार्थ को अगर विलायक में घोल रहे हैं तो इसकी स्टार्ट टॉप पॉइंट से लोअर पॉइंट तक बराबर एकदम से घुलेगा। ये नहीं कि ऊपर ज्यादा बीच में कम, नहीं, ऐसा नहीं, पूरा बराबर बराबर। नमक या चीनी, जैसे जब हम पानी में घोले जाते हैं तो नमक और चीनी का जो है, ये नमक या चीनी, ये दोनों ऐसे बेटा ये विलायक होते हैं जो आपको जनरली मिल जाते हैं। अब पानी में हम लोग क्या घोलते हैं मोस्टली, क्या, चीनी या पानी, ये हमारे सामान्य विलायक होते हैं जो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, जो कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में बेटा, ठोस अवस्था में होते हैं। इन्हें हम लोग एज अ विलायक यूज करते हैं और पानी में नहीं घुलते हैं। ऑक्सीजन जब पानी में घुली होती है, पानी में हमारी क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन पाई जाती है ना, बात ये ना, ये तो कह रहा है ऑक्सीजन भी हमारा क्या प्रकार से विलेय पदार्थ होता है। ये बेटा ये देखो, पीने के बाद मुझे वापस कर रही है, खाली पानी की चीनी भी मैं दे रही हूँ, लीजिए बना लीजिए। ऐसा टोंक रहे हैं, ऐसा टॉन्ट मार रहे हैं, पानी शरबत का देखा के घमंड नहीं कर रहे हैं, ना लेंगे, जाओ हटो, ना लेंगे, मैं फिर से बना लूँगा अपने लिए, चीनी पानी दे करके हमको खरीदना चाहिए। अब आओ लीव साइड। अब हम बात करते हैं विलयन के पदार्थ की तीन प्रमुख अवस्थाओं में पाया जाता है। जो विलयन होता है बेटा, ये हमारी तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। अभी हम विलयन के प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त, वो अलग है। अभी हम विलयन की अवस्था की बात कर रहे हैं कि तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पहले ठोस में विलयन होता है, विलयन ठोस में होता है। आप कह रहे हैं इसमें विलायक ठोस होता है। ठोस विलयन में क्या होता है बेटा, ठोस अगर हम विलयन पढ़ रहे हैं, विलयन हम पढ़ चुके हैं, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब हम पढ़ रहे हैं विलायक, अरे वो ठोस विलयन। इसमें जो विलायक होता है बेटा, वो किस अवस्था में होता है, जिस विलायक, जिससे हमने अभी लिक्विड यूज किया था ना, पानी, पानी अधिकतर कहते हैं पानी होता है। लेकिन अगर ठोस विलयन की बात करते हैं तो विलयन जो इसमें विलायक होता है बेटा, ये ठोस होता है। विलेय ठोस हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन जो विलायक होता है, जिसमें इन चीजों को हम, जिसमें विलेय पदार्थ को घोलेंगे, वो ठोस होगा। जब ठोस में ठोस घोलते हैं तो हमें मिश्र धातु तैयार होता है। यानी मिश्र धातु एक प्रकार का जो मिश्रण था, पढ़े थे ना समांगी मिश्रण, तो बेटा वो एक प्रकार का ठोस विलयन भी है। यानी हमारा जो ये पीतल है, तांबा है, जस्ता का जो मिश्रण है, यानी जो पीतल है या स्टील है, ये जो मिश्र धातु, जितनी भी मिश्र धातु है, वो एक प्रकार से ठोस विलयन भी होता है। बेटा पता है ये चीज आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैं तब पर भी आपको बता रहा हूं ताकि इसके बारे में आपको ज्ञान हो, भान हो। तो ठोस विलयन कैसे बचा, ठोस विलयन जितनी भी हमारी मिश्र धातु होती है, ये सब क्या, पहले मिश्र धातु तो होती है, ये हमारी क्या है, प्रकार से मिश्रण भी है, लेकिन ये एक प्रकार से ठोस विलयन भी है, क्योंकि इसमें ठोस में हम ठोस मिलाए हैं। क्या मिलाए हैं, ठोस में ठोस मिलाए हैं। तो इसमें क्या था, समझ लो कि तांबे में हमने जस्ता मिलाया, तांबे में हमने जस्ता मिलाया, तो क्या मिल गया बेटा, हमारा पीतल। ठोस में अगर द्रव मिला दें, जैसे पारा और अन्य धातुओं का मिश्रण, पारा क्या है हमारा बेटा, ठोस होता है। अब पारे में हम कुछ और मिला दें, जैसे थर्मामीटर, थर्मामीटर में जानते ना, थर्मामीटर पहले वाला,
उसमें पारा पाया जाता था। उसी पारा क्या बेटा, यही एक ऐसी धातु होती है, यही एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लिक्विड में। तो अब क्या करें कि जिसे में हम पारा में कुछ अन्य धातु को मिला देते हैं, तो जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या बेटा कहलाएगा? ठोस विलयन। और इसी को अमेलगम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमेलगम। पूछा करता है अमेलगम क्या है, तो बता देना कि पारा के साथ कुछ अशुद्धि, पारे के साथ अशुद्धि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अमेलगम कहते हैं। अब ठोस में गैस मिला दें, जैसे हाइड्रोजन और पैलेडियम में, हाइड्रोजन और गैस और पैलेडियम धातु को मिलाने में जो तैयार होता है उससे हम कहते हैं बेटा ठोस। तो बेटा मैंने क्या बताया? ठोस विलयन। क्या बताया? ठोस विलयन। ये विलयन का प्रकार होता है। अभी परेशान हो गए, थोड़ा सा ये बोरिंग लगने लगा होगा ना, ये क्या आ गया बेटा? पता है हर एक चीज में आपको नॉलेज में एकदम से ज्ञान हो जाएगा, प्रकांड विद्वान होना चाहिए। ये नहीं कि बस पढ़ लिए काम खत्म, नहीं, इस बात का ध्यान दो। आ गया। तो जैसे ठोस में, ठोस के लिए जब मिश्रण तैयार होता है तो ये हमारी मिश्र धातु कहलाती हैं। फिर इसके बाद आता है द्रव विलयन, जो द्रव में द्रव मिलाते हैं, एल्कोहल, शराब। कितनी आपके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, बड़े हो जाए तब, अभी नहीं। तो इसमें क्या है, हमने क्या करते हैं, जैसे इसमें शराब में हमने क्या मिला दिया? आइस मिला दिया, तो हमारा ये द्रव विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा द्रव विलयन। फिर गैस विलयन के बेटा, इसमें विलायक गैस होता है। क्या होता है बेटा? इसमें विलायक जो होता है हमारा वो गैस होता है। विलेय आमतौर पर गैस या वाष्प हो सकते हैं। जैसे गैस में गैस को मिला दिया जाए तो वायुमंडल में जितनी भी गैसेस हैं, गैस में द्रव मिला दें, जैसे वायु में जलवाष्प को मिला दें। हमारा होता है ना कि एटमॉस्फेयर में जलवाष्प पाई जाती है, मैंने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी बताया था। इस बात का ध्यान देना कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है, अब जैसे आपने देखा होगा ना, जिससे ये पानी रखा था, अगर पानी बॉटल ठंडी है तो इसके चारों तरफ पानी आ जाता है। वो पानी क्यों आया? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जलवाष्प पाया जाता है। तो पानी, हमारे वायु में क्या पाया जा रहा है? जलवाष्प। तो वही कर रहा है, अगर गैस में द्रव मिला हुआ है तो इसको हम गैसीय विलयन कहते हैं। गैस में अगर ठोस मिला है, जैसे धुआं, अब धुआं में क्या होता है भाई? डस्ट के कण ही तो होते हैं, तो ये भी क्या होता है बेटा? हमारा गैसीय विलयन है। कैसा विलयन बेटा? गैसीय विलयन होता है, क्योंकि जब ये मिल जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता। एग्जाम्पल में जैसे गैस में ठोस, धुआं, ये वायु में ठोस का मिलना, कणों का निलंबन, तो ये क्या कहलाता बेटा? हमारा क्या कहलाता है बेटा? विलयन कहलाता है, गैसीय विलयन। अब आता है विलयन के प्रकार, सांद्रता के आधार पर। पता है ये भी चीज तुम्हारे में नहीं है, बट ये क्लास 10 में तुमको मिलेगा। अब आता पहला हमारा तनु विलयन। क्या बेटा? हमारा तनु विलयन। फिर सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है बेटा? वो विलयन जिसे कम मात्रा में विलय हो। क्या हो? वह विलयन जिसमें कम मात्रा में विलय हो। जैसे चीनी पानी हो, चीनी पानी मिला हो लेकिन उसमें चीनी कम मिली हो, चीनी अगर कम मिली हो तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? हमारा तनु विलयन कहलाएगा। लेकिन क्या कहलाए? अगर हम चीनी अधिक मात्रा में हो, क्या हो बेटा? अधिक मात्रा में विलय, मतलब अगर अधिक मात्रा में चीनी घुली हो, कम मात्रा में घुला हुआ है तो तनु विलयन, और अगर अधिक मात्रा में चीनी घुली हुई है पानी में तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? सांद्र विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सांद्र विलयन कहेंगे। हमारे पास विलयन है, हमने विलयन तैयार, कभी विलयन पढ़ लिए, लेकिन अब हम कह रहे हैं सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अगर हमने क्या किया, मान लो हमने 1 लीटर पानी लिया, उसमें चीनी घोल रहे हैं, हमने थोड़ी सी अगर चीनी डाली है तो जो विलयन हमें मिलेगा वो तनु विलयन होगा। लेकिन हमने चीनी अगर ज्यादा डाल दी तो गाढ़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? सीरा देखिए ना, सीरा क्या होता है? सीरे में पानी कम रहता है, चीनी ज्यादा, मतलब चीनी की मात्रा ज्यादा होती है, तो ऐसा विलयन हमारा क्या कहलाएगा? सांद्र विलयन कहलाएगा। एक होता है हमारा संतृप्त विलयन, अधिकतम मात्रा में विलेय पदार्थ घोलना, मतलब लाइक चीनी जितना घोल सकती थी, क्या कहलाएगा? चीनी जितना पानी में घुल सकती थी उतना घुल चुकी है, मतलब अधिकतम मात्रा में विलेय पदार्थ, मतलब हम चीनी घोलते गए, अब चीनी घुलना बंद हो गई, तो ऐसा विलयन होगा, उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। मतलब हमारे पास एक पानी था, 1 लीटर पानी था, उसमें हम चीनी घोलना शुरू किए, घुल गई, फिर घोले और डाले, घुल गई, और डाले, चीनी घुल गई, और डाले, घुल गई, लेकिन एक समय आया कि चीनी पानी में घुलना ही बंद हो गई, चीनी अब और आगे घुल नहीं सकती, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं बेटा? हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संतृप्त विलयन कहते हैं। अब आगे देखो, एक आता है अति संतृप्त विलयन। अब क्या हुआ कि कैसे न घुलेगा, मतलब घुलना बंद हो गई, लेकिन हमने क्या कर दिया? इसको गर्म कर दिया। क्या करने लगी? गर्म करने लगी। जैसे ही गर्म करने लगे तो क्या है कि थोड़ी और चीनी भी घुल गई, और चीनी घुल गई, तो ऐसे विलयन को जो संतृप्त से भी अधिक हो जाए, मतलब जैसे तुम पेट तुम्हारा भर गया था, आहा हम संतृप्त हो गए, लेकिन क्या कैसे हुए?
हमने मुंह खोला और ले तरीके पूरी खिलाना शुरू किया, खा नहीं आ रहा है, डंडा से लेके ठेल रहे हैं, लेकिन खा। तो ये जब तुम खा लोगे यहाँ तो भागेगा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे में कहोगे मैं अति संतृप्त हो गया। तो ऐसे विलेन क्या कहलाएगा, हमारा अति संतृप्त विलेन कहलाएगा, जब हम क्षमता से ज्यादा करा दें। अब आता है विलेन के प्रकार। तो विलेन की प्रकृति के आधार पर कैसे होता है बेटा, हमारा एक जलीय विलेन होता है, एक अजलीय विलेन होता है। मतलब जलीय विलेन में विलायक क्या होता है बेटा, पानी होता है। देखो जलीय विलेन की प्रकृति के आधार पर विलेन के प्रकार, विलेन के प्रकार पढ़ रहे हैं किसमें, विलायक की प्रकृति कैसी थी, उस विलेन के हम प्रकार पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें प्रकृति कैसी थी विलेन की। तो कह रहा है एक हमारा जलीय विलेन होता है, एक अजलीय विलेन। जलीय विलेन कहते हैं बेटा, विलायक जो होता है वो पानी होता है। मेन हम विलायक के रूप में जैसे पानी यूज करते हैं, जैसे चीनी पानी अभी संतृत असंतृत पर डाले ना वहाँ पे, वही। अब क्या आता है, एक होता है हमारा अजलीय विलेन, जिसमें विलायक पानी के अलावा कोई, विलायक पानी के अलावा कोई अन्य द्रव होगा। मतलब कि जो अजलीय विलेन होते हैं, जिसमें जैसे अब शराब में कोई और चीज मिलाए, पानी नहीं, चीनी हम मिलाएं किसी भी द्रव में, लाइक शराब में मिला दें, हम पेट्रोल में मिला दें, डीजल में चीनी मिला दें, जब विलेन तैयार होगा वो हमारा अजलीय विलेन कहलाएगा। लेकिन अगर हम चीनी में पानी मिला रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, जलीय विलेन। लेकिन हमने क्या किया, चीनी पेट्रोल में मिला दिया, क्या मिला दिया, पेट्रोल में मिला दिया, या नमक को हमने पेट्रोल में मिला दिया, तो जो विलेन तैयार होगा उससे हम क्या कहेंगे बेटा, अजलीय विलेन कहेंगे। क्या कहेंगे, विलेन, अजलीय विलेन। अब विलेन के प्रकार हम लोग अवस्था के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं बेटा, इतने प्रकार से पढ़ा दे रहा हूँ बेटा, होश आ जाएंगे बेटा, समझ जाओ, एकदम से चीजों को एकदम से ध्यान में भी देखते जाओ, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। अब विलेन क्या हमारे भौतिक अवस्था के आधार पर भी पाए जाते हैं। कितना, ठोस को ठोस मिला दे, जो मिश्र धातु हमने पढ़ा था, ठोस में द्रव मिला दे तो जेल हमें मिला था, ये भी हमारा क्या, ये सब विलेन के प्रकार हैं। कि भौतिक अवस्था था ना, कि किस अवस्था में पाया जा रहा है, ठोस, द्रव, गैस, किस अवस्था में, इस अवस्था के अकॉर्डिंग, इस अवस्था के अकॉर्डिंग हमारे विलेन के प्रकार हैं। कि जब ठोस में ठोस मिला दे तो जो जेल मिलेगा उससे हम क्या कहेंगे बेटा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, विलेन का प्रकार है। द्रव में ठोस मिला दें तो नमक का पानी का घोल, द्रव में द्रव मिला दें तो एल्कोहल पानी का मिश्रण, गैस में गैस मिला दें वायु, गैस में गैस द्रव मिला दें कार्बोनेट पेय पदार्थ। तो बेटा ये जो जितने पदार्थ है, जो हमने अभी आगे पढ़ भी चुके हैं, मिश्रण में हमने समांगी मिश्रण में पढ़ा था बेटा, समांगी मिश्रण को ही हम एक तरह से क्या कहते हैं, विलेन कहलाता है। ये बात भी जान लो, समांगी मिश्रण को मैंने ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, हमारा विलेन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। सिंपल में जो मिश्रण था वो ही विलेन हो गया है, क्या हो गया है, बट वो लिक्विड वाला। हमने विलेन को ठोस में भी विलेन पढ़ लिया, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, ठोस वाला। ये हमारा क्या था, मिश्रण था ना। तो विलेन क्या है, एक तरह से जिसमें कोई दो पदार्थ जब मिल जाए ना तो दिखाई न दे। जैसे क्या है कि अगर हम पीतल है, पीतल में तांबा और जस्ता जब मिलाया गया, क्या था, दिखाई दे रहा है, अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है। तुमने नमक चीनी को मिला दिया, क्या दिखाई देगा, पानी नमक नहीं दिखाई देगा। एल्कोहल में पानी मिला दोगे, क्या अलग अलग दिखाई देगा, नहीं। तो अगर चाहे वो ठोस में हो, चाहे द्रव में, चाहे गैस में हो, अगर दो पदार्थ मिलने के बाद आपस में नहीं दिखाई दे रही हैं तो ये हमारा समांगी मिश्रण होता है। और ऐसे मिश्रण को हम लोग विलेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विलेन कहते हैं। आगे देखो, अब आता है मेन विलेन के प्रकार, एक संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। तो असंतृप्त असंतृप्त क्या होता है बेटा, संतृप्त विलेन जिसमें दिए गए तापमान में विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। मैंने जैसे बताया था कि अब जैसे चीनी हमने पानी में घोल रहे थे, तो ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि चीनी कह दे बस मेरी औकात से बाहर, अब मत घोल। तो ऐसा विलेन क्या कहलाएगा बेटा, मतलब कि संतृप्त विलेन कहलाएगा। मतलब जिसमें चीनी, जैसे लाइक ये मैंने 1 लीटर पानी लिया, इसमें चीनी घोल रहा था, घोलते ही घोलते अभी घोल रहे हैं। अच्छी बात, जब तक चीनी इसमें घुलती जाएगी ये तब तक असंतृप्त विलेन रहेगा। मतलब चीनी डाली, 1 चम्मच घुल गई, 2 चम्मच, 10 चम्मच, 15 चम्मच, 20 चम्मच, ये जब तक चीनी इसमें घुलेगी ये विलेन कैसा कहलाएगा बेटा, असंतृप्त विलेन। लेकिन जैसे ही घुलना बंद हो गया, क्या हो गया, जैसे ही इसमें घुलना बंद हो गया, ये क्या कहलाएगा बेटा, संतृप्त विलेन कहलाएगा। क्या कहेगा कि अब बस, अब इससे ज्यादा नहीं घुलेगा। तो वही कह रहा है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है, इसमें विलेय विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते, मतलब इसमें और अधिक चीनी नहीं घोल सकते। संतृप्त का मतलब खुश। अब आ गया, जैसे क्या है, पानी में नमक का मिश्रण,
या पानी में शक्कर का मिश्रण, तो ये क्या है हमारा संतृप्त होगा, मतलब घोलने के बाद खत्म। और जब तक उसमें हम लोग क्या है और अधिक घोला जा सके, मतलब अगर हम घोला जा सके, अगर हम पानी में चीनी घोल पा रहे हैं और चीनी घुल जा रही है, हमने और डाला फिर घुल गई, और डाले और घुल रही, तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, असंतृप्त विलयन कहते हैं। अब तुलना कर सकते हो संतृप्त विलयन और असंतृप्त में। संतृप्त विलयन कहते हैं बेटा, इसमें विलायक अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ घुला हो चुका होता है, मतलब विलायक में अधिक मात्रा में जितना घोला जा सकता था घुल सकता था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें और अधिक विलेय पदार्थ को घोला जा सकता है। मतलब असंतृप्त विलयन वो विलयन होगा जिसमें हम और अधिक मात्रा में चीनी घोल सकते हैं, नमक घोल सकते हैं पानी में, लेकिन अब हो जाए एक सीमा जा कि चीनी पानी घुलना बंद, तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, असंतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, असंतृप्त विलयन कहेंगे। प्रयोगशाला में भी जाके कि घोल घाल के देख सकते हो, ये घर में भी कर सकते हो। अब आता है बेटा ये टिंडल प्रभाव, ये भी हमारा क्या है, एक तरह से ये जो टिंडल प्रभाव है हमारा जो मिश्रण है उसी का एक भाग है। टिंडल प्रभाव एक ऑप्टिकल घटना है, ऑप्टिकल घटना मतलब एक प्रकाश की घटना, एक प्रकाश के द्वारा घटने वाली घटना है। इसमें कोलाइडी मिश्रण या फिर निलंबन में प्रकाश के कणों को बिखराव होता है। अब आगे आओ, नामकरण क्या होता है, इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसे 1869 में खोजा था। किसके बारे में, टिंडल प्रभाव के। सिंपल से मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे आपकी घर की एक खिड़की है, खिड़की पूरे कमरे में अंधेरा है और खिड़की की एक छेद से, मानो यहाँ छेद है और यहाँ से प्रकाश कमरे में इंटर कर रहा है, तो जब प्रकाश इंटर करता है तो कमरे में आपने देखा होगा ये छोटे 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 कण दिखाई आपको दे रहे होंगे। ये खिड़की थी आपकी, इस खिड़की से इस छोटे से कोने में छेद था, वहां से प्रकाश इंटर कर रहा था, लेकिन वो प्रकाश आपको तब दिखाई देने लगा जब वहां पे आपके कमरे के धूल के कण इस पे तैरने लगे। तो धूल के कणों को ऐसे टहलना, ये हमारा क्या कहलाता है, कोलाइडी का, क्या कहलाता है, कोलाइडी। लेकिन ये जब पूरा तैयार होता है, कण ऐसे बिखराव होते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है। क्या लगता है, प्रकाश का मार्ग दिखने लगता है, इससे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। कणों का बिखराव कोलाइडी कण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोलाइडी मिश्रण कहलाएगा। लेकिन इसका प्रकाश का मार्ग दिखने लगना, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, टिंडल प्रभाव कहलाता है। महत्व क्या बेटा, इसमें जो है तो लगभग इसमें जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच होती है। स्थिरता, कण नीचे नहीं बैठते। अब जाहिर सी बात, देख रहे थे ना तैर रहे हैं, ये टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। सामान्य फिल्टर से छाना नहीं जा सकता। अब बेटा ये क्या होता है कि लाइक मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या कि हमारे पास कुछ लिक्विड था, हमारे पास पानी था, हमने पानी में अगर टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश गुजर जाएगा, हमको दिखाई नहीं देगा, मतलब उसका रास्ता हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्या करेंगे, अगर पानी में हमने चौक घोल दी, क्या घोल दे, चौक, ये कोलाइडी विलयन बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे चौक घोल देंगे तो चौक घोलने पे क्या होगा कि जब हम इसमें लाइट मारेंगे ना, तो ये लाइट जब इसमें छोटे छोटे चौक के कण होंगे ना, वो चमकने लगेंगे, जिसकी वजह से हमें प्रकाश का मार्ग ऐसे दिखाई देगा और इधर से फिर से प्रकाश का मार्ग हमको दिखाई नहीं देगा। फिर सुनो, हमने टॉर्च लिया, जब सब एकदम पानी में मारे, प्लेन पानी में, तो यहाँ पर जब प्रकाश के कण थे वो हमें, मतलब जो प्रकाश का जो रास्ता होगा हमको दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमने क्या किया, इसमें चौक डाल दी। क्या डाल दी बेटा, चौक डाल दी। जैसे चौक डालेंगे तो चौक डालने में प्रकाश के जो छोटे छोटे, ये हमारी जो डस्ट के कण होंगे, ये चौक के जो कण होंगे, जैसे प्रकाश गुजरेगा तो ये हमको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, जिससे हमारी ये रास्ता दिखाई देने लगता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे मुख्य अंतर क्या होता है, निलंबन में जो कण होते हैं बेटा वो बड़े बड़े होते हैं, जबकि कोलाइडल में कण छोटे छोटे होते हैं। आगे आओ, अस्थिरता, निलंबन अस्थिर होता है और जो कि कोलाइडल अधिक स्थिर होता है। निलंबन छोटे छोटे कण और हमारा ये कोलाइडल अधिक स्थिर होता है। दृश्यता, निलंबन में कण दिखाई देते हैं जबकि कोलाइडल में कण दिखाई नहीं देते। जो निलंबन होता है, जैसे उसमें हम बताया कि हमें छोटे छोटे कण दिखाई नहीं देगा, निलंबन में दिखाई देता है जबकि कोलाइडल में कण दिखाई नहीं देते। छानना क्या है, निलंबन छाना जा सकता है जबकि कोलाइडल छाना नहीं जा सकता, इस बात का भी ध्यान देना। आ गया मिश्रण को पृथक्करण की विधि। हमने मिश्रण तो मिला दिया, हमने कई चीजें मिश्रण मिला के तैयार कर दिया, लेकिन क्या इसे अलग कर सकते हैं,
बिल्कुल ना कर सकते हैं। तो मिश्रण की वो विधियाँ जिससे हम क्या मिश्रण में मतलब वो विधि जिनके द्वारा हम मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा चाहे समांगी हो या विषमांगी। अब चीनी पानी को हमने मिला दिया तो इसको पृथक्करण, इसको अलग करना ही क्या कहलाएगा हमारा मिश्रण को पृथक्करण, मिश्रण का पृथक्करण। उन्हीं में से हम लोग क्या है कुछ विधियां देखने वाले हैं। इसका महत्व क्या बेटा, हम इसमें शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर लेंगे, चीनी अलग कर लेंगे, नमक अलग पर पानी अलग कर लेंगे। अवांछित पदार्थों को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। मूल्यवान घटकों को प्राप्त करने के लिए भी हम लोग मिश्रण का मतलब कि मिश्रण के घटकों को अलग करा करते हैं। वाष्पीकरण की बड़ी परिभाषा जिसको मैंने ऑलरेडी बताया था, वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ को गर्म करके गैस में परिवर्तित किया जाता है। हमने मिश्रण तो ऑलरेडी देखे हैं बेटा। यह प्रक्रिया हम लोग इस्तेमाल करते किसको, जब नमक और पानी को अलग करना हो। अगर नमक पानी हमको अलग करना है तो अब हम वाष्पीकरण का प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, हम शरबत को गर्म करना शुरू करते हैं तो एक समय आता है पानी उड़ के अलग हो जाता है और हमें क्या मिल जाती है, चीनी फिर से मिल जाती है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे वाष्पीकरण प्रक्रिया होती है। इसमें मिश्रण को गर्म किया जाता है। कम क्वथनांक वाला पदार्थ पहले वाष्प में बदल जाएगा और फिर जो कम जिसका क्वथनांक अधिक होगा वो वाष्प में नहीं बदलेगा। उपयोग, समुद्री जल से नमक का प्राप्त करना। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए भी हम लोग, जैसे क्या था कि हमारा ये समुद्र का पानी था, इसको हमने बॉयल करना शुरू किया तो इसमें जो शुद्ध पदार्थ जो हमारा प्योर वाटर होगा H2O, वो पहले गर्म होकर के वाष्प बनने लगेगा। जब वाष्प बनेगा तो उस वाष्प को इकट्ठा करके हम लोग फिर से ठंडा करके संघनित करके पानी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर समुद्र के जल को गर्म करके हम लोग नमक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं बेटा, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा हम शुद्ध जल भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ में नमक भी प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे लास्ट में जो बचेगा पानी पूरा गर्म उबाल दो तो पानी उबल के जब भाप बनेगा तो शुद्ध पानी मिल जाएगा और जो बाकी बचेगा हमें नमक मिल जाएगा और साथ में उसके साथ शुद्धि होगी, बाद में उसको हम अलग कर लेंगे। अब आप देख सकते हो ऐसे इस प्रकार प्रक्रिया के द्वारा हम लोग नमक प्राप्त करते हैं। अब जैसे है अल्कोहल और पानी का मिश्रण भी, हम अल्कोहल और पानी का मिश्रण भी वाष्पीकरण के द्वारा अलग कर सकते हैं। मिश्रण को गर्म किया जाता है। अल्कोहल का क्वथनांक कम होने के कारण वह पहले वाष्पित होता है। तो हमने कहा जैसे मान लो शराब पानी मिला था, हमने गर्म करना शुरू किया तो जो अल्कोहल होगा उसको पहले गर्म करके एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और पानी हमारा फिर बचा रह जाएगा। तो बस हमारा अल्कोहल भी अलग हो गया, पानी भी अलग हो जाएगा। तो अल्कोहल की वाष्प को अलग करके एकत्र कर लिया जाता है। तो इस तरह में हम अल्कोहल और पानी दोनों को अलग अलग करके छांट लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, ये हमारी पूरी प्रक्रिया है बेटा। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो। यहाँ पर क्या था बेटा, एथेनॉल जिसे हम अल्कोहल कहते हैं और वाटर दोनों मिला था, गर्म कर रहे थे। ये गर्म होने के बाद जो अल्कोहल था ये यहाँ पे गर्म होने के बाद जो शराब थी भैया आपकी यहाँ पर पहुँचती गई। ये यहाँ पे हमारा कंडेंसेशन लगा होता है जिसमें हमारा क्या करते हैं बेटा, इधर से पानी ठंडा ठंडा पानी भेजते हैं। ये ठंडा ठंडा पानी पूरे इसको पाइप को ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से जो अल्कोहल था जो पानी गैस के रूप में आ रहा था वो भी ठंडा हो गया और ठंडे होने के बाद ये बूंद बूंद करके हमारा इस बाटली में इकट्ठा हो गया। हम यहाँ से इसको पी भी सकते हैं। मतलब हमने पानी शराब को मिला दिया था। अब मिलाने के बाद क्या हुआ कि जो अल्कोहल था उसका क्वथनांक कम था, उसको बड़ी आराम से जाते हुए यहाँ पे ठंडा कर दिया, ठंडा करके यहाँ पे इकट्ठा कर लिए। तो इस प्रकार हमने पानी और शराब को भी अलग कर सकते हैं। लाभ और सीमा क्या होता है, यह एक सरल और कम खर्चीला होता है, बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा सकता है, शुद्ध पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। सीमाएं क्या बेटा, इसमें लिक्विड वालों को ही बस अलग कर सकते हैं, ऊर्जा की अधिक जरूरत पड़ती है। अब कुछ पदार्थ उच्च तापमान पर अधिक स्थिर होते हैं जिससे हम अलग नहीं कर सकते हैं। बेटा अपकेंद्रण, बेटा ये विधि बहुत खतरनाक वाली विधि है। क्या होता है बेटा, अपकेंद्रण वह विधि होती है जिसमें किसी पदार्थ के घटकों को उनके घनत्व के आधार पर अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग तेजी से घुमाया जाता है जिससे अपकेंद्रण बल उत्पन्न होता है। मतलब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई जिसको अलग करना है उसके अलग अलग डेंसिटी होती है, सबकी डेंसिटी अलग है, उन डेंसिटी के अकॉर्डिंग उसको अलग करना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, जो पदार्थ है उसको ले लेंगे, तेज से घुमाएंगे। अब तेज से घुमाने के बाद हम उसमें से सभी पदार्थों को अलग कर लेते हैं। ये कैसे काम करता है, मिश्रण को एक विशेष पात्र में जिससे हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखा जाता है। हमारे पास जो मिश्रण होगा जिसको अलग करना है उसको क्या करेंगे, फिर इस पात्र को एक मशीन सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देंगे और तेजी से घुमाया जाएगा। घुमाने के दौरान अब केंद्र बल के कारण सभी भारी कण बाहर की ओर धकेले जाते हैं। मतलब मान लो जब घुमाया जाएगा तो सबसे नीचे की ओर, इधर की ओर सब देखो, लाइक मैंने इसको लिया और इसको घुमा रहा हूँ,
जब घुमाऊंगा तो सारा चीज मेन पीछे की ओर जाने लगा, बाहर की ओर, इधर की ओर। तो वही कह रहा है कि अब केंद्र बल के कहा भारी कण बाहर की ओर धकेले जाते हैं, हल्के कण केंद्र की ओर रहते हैं, विभिन्न घटक वाले कण अलग अलग परतों में जमा हो जाते हैं। जैसे हमारा ये ब्लड, आपने देखो ना, ब्लड से प्लाज्मा को अलग करना, प्लेटलेट्स को अलग करना, उससे अन्य चीज़ों को अलग करना, तो उसमें भी यही प्रणाली अपनाई जाती है। ये हमारी है बेटा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, ये हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, जिसमें हम ब्लड को रख करके तेजी से इसको घुमाते हैं। जब तेजी से इसको घुमाते हैं तो क्या होता है, आरबीसी नीचे पहुंच जाता है, रेड ब्लड सेल्स, हमारा वाइट ब्लड सेल्स हमारे बीच में रह जाते हैं, और ऊपर हमारा क्या आ जाता है बेटा, प्लाज्मा आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, प्लाज्मा। अब आप देख पा रहे हो ना, पहले हमारे पास केवल ब्लड था रेड, लेकिन जब इसको तेज से हमने घुमाया सेंट्रीफ्यूगन के द्वारा तो क्या हुआ, हमारा आरबीसी नीचे रह गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स हो गए, और ये हमारा बेटा प्लाज्मा ऊपर से अलग हो गया। जब हमारा कोरोना वायरस आया था ना, तो ये प्लाज्मा की जरूरत पड़ रही थी, तो बेटा यही प्लाज्मा, और इसको अलग किसके द्वारा किया जाता है बेटा, अब केंद्र विधि के द्वारा ब्लड से प्लाज्मा को अलग किया जाता है, आरबीसी को अलग किया जाता है, डब्ल्यूबीसी को अलग किया जाता है। बेटा ये पूरी प्रक्रिया इसकी रहती है। उपयोग के क्षेत्र बेटा हम कहाँ करते हैं इसका, चिकित्सा में करते हैं, डेयरी में करते हैं, पेट्रोलियम में करते हैं। अब डेयरी में भी देखो ना, वो क्रीम निकालने के लिए इसमें किया जाता है, भारी कण नीचे रह जाता है, दूध ऊपर आ जाता है, तो वही कर रहा है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए, पेट्रोलियम में तेल और पानी को अलग करने के लिए, चिकित्सा में रक्त के नमूनों को अलग करने के लिए ये भी किया जाता है। तो बेटा फिलहाल अब आपका जो चैप्टर था उसको मैंने कोशिश किया है कि पूरा का पूरा एक एक टॉपिक मतलब कि कवर करने का। मैंने शायद ही कोई टॉपिक इसमें मिस किया होगा, अगर जो भी मिस हुआ हो तो एक बार कमेंट करके बता देना। बट मैंने पूरे चैप्टर को एक बार में वन शॉट में कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको काफ़ी हेल्प रहे। अगर आपको लगे कि सर आप एक एक टॉपिक थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ा दीजिए चैप्टर, तो कमेंट करके बता देना, मैं वैसे भी करके आपको वो एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ा दूंगा। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।